तो आइए विलेन चैप्टर पढ़ते हैं। विलेन चैप्टर में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो राइट साइड में लिखे हुए हैं कि विलेन क्या होते हैं, विलेनों के गुण क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आइए समझते हैं विलेन क्या होते हैं। डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। तो ये समांगी मिश्रण क्या होते हैं? समांगी मिश्रण से तात्पर्य है, जैसे इसमें डायग्राम में मैंने जल लिया है और उसमें नमक मिलाया है, तो नमक जल में समान रूप से वितरित हो गया है, पूरे जल में समान रूप से वो फैल गया है, तो एक समांगी वितरण बन गया है, समांगी विलयन बन गया है। और इस विलयन में विलेय क्या है? NaCl है, और विलायक क्या है? जल है। तो ये नमक का जलीय विलयन है। नमक की जगह हम चीनी भी मिला सकते हैं, कोई अन्य विलेय पदार्थ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल एक लिया है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब इसमें विलेय प्लस विलायक मिलकर ही विलयन बनता है, और विलेय कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। इसी प्रकार विलायक भी कुछ भी हो सकता है। तो विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, और ये दोनों ही पदार्थ हैं, इसलिए हम इनको पदार्थ भी कहेंगे। यहाँ पर ये बात अलग है कि विलेय ठोस है और विलायक द्रव है। एक कंपोनेंट, एक अवयव विलेय है और दूसरा अवयव विलायक है, तो हम अवयव 1 अवयव 2 यानी कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 कहते हैं, या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं विलयन में। तो विलेय और विलायक शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। हम यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं वो है घटक 1 घटक 2 या अवयव 1 अवयव 2। तो दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो ये समांगी मिश्रण है, इसमें ठीक तरह से जो है विलेय पूरे में फैला हुआ है। ये नहीं कि विलेय एक किनारे कहीं ज़्यादा घुल गया है, एक किनारे कम घुला है, और विलयन को रखने पर विलेय जो है बैठ जा रहा है नीचे। तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, इससे विलयन का एक हमें बोध होता है कि जैसे नमक जल में घुला हुआ है तो विलयन जैसा लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि द्रव रूप में ही किसी चीज़ की इमेजिनेशन करें। जैसे हम बात करें अगर पीतल की, तो पीतल क्या है? ब्रास। पीतल जो है एक ठोस है, लेकिन वो एक विलयन है, ठोस विलयन है। तो जब हम विलयन कहते हैं तो एक आश्चर्य होता है कि विलयन कैसे है, विलयन तो लिक्विड जैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन ठोस विलयन भी होते हैं। तो यहाँ पर हम विलेय और विलायक में प्रायः विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी जिस घटक की मात्रा ज़्यादा होती है उसको प्रायः हम विलायक कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है, इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन विलयन चैप्टर का। और इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें विलयन को ही समझना है कि विलयन क्या होता है, अन्यथा आगे जटिल चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो ये विलयन के बारे में है। और अब देखते हैं कि विलयनों के गुण क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, देखिए रसायन विज्ञान में हमें किसी भी चीज़ के गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पदार्थों के गुणों के बारे में। तो यहाँ विलयन चैप्टर में हमें विलयन के गुणों के बारे में पता होना चाहिए कि विलयन के गुण क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, जैसा कि हम लिख रहे हैं, एक ही प्रावस्था होती है। जैसे हमने नमक को जल में घोल दिया तो विलयन जो बन गया, तो वो विलयन कैसा है, दिखने में कैसा है? वो लिक्विड है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये फेजेस होते हैं, प्रावस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में है, तो एक ही प्रावस्था है, उसमें नमक का कुछ पता नहीं चल रहा है, नमक अंतराणुक स्पेसेस में चला गया है, और वो उसका जो फॉर्म है वो हमें लिक्विड नज़र आ रहा है। तो एक ही फेज़ है, सिंगल फेजेस, एकल प्रावस्था सिस्टम होता है ये।
विलेय के कणों का आकार यानी जो डायमीटर है, व्यास है, वो 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। तो इससे ज़्यादा अगर बड़े कण होंगे तो फिर उन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होगा और वो नीचे बैठ जाएंगे, तो वो विलय नहीं रहेगा फिर वो, और वो फिर सिंगल फेज सिस्टम तो नहीं रहेगा, उसमें ठोस अवस्था भी आ जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके घटकों को यानी विलेय तथा विलायक को भौतिक विधियों से पृथक नहीं कर सकते। जैसे अगर पानी में हमने चीनी घोल दिया है तब उसको छान करके अलग नहीं कर सकते, तो भौतिक विधियों से अलग नहीं कर सकते, अलग किया जा सकता है उनको, लेकिन उसके लिए विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसमें घटकों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे हमने नमक को जल में घोला तो जो नमक का जलीय विलयन तैयार हुआ उसमें नमक के भी गुण हैं और जल का भी गुण है। नमक का क्या गुण है कि वो नमकीन है टेस्ट में, और जल का क्या गुण है कि वो द्रव है। तो ये सारे जो विलयनों के गुण हैं, सारे पॉइंट्स जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए कि जब किसी विलयन की हम बात करें तो वो सिंगल फेज सिस्टम है, उसके कणों का आकार इतने से इतने रेंज में है और इसमें उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत बड़े कण नहीं होते। और ये जो सॉल्यूशन जिस विलयन की हम बात कर रहे हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होता है, सत्य विलयन होता है। तो यहाँ पर विलयनों के प्रकार, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं विलयनों के प्रकार मात्रा के आधार पर। तो ये जो टर्मिनोलॉजी हम लोग देखेंगे, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, इन सब का प्रयोग आगे होना है, तो इनका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अन्यथा फिर जब ये चैप्टर थोड़ा जटिल हो जाता है तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। हालांकि ये बातें बहुत छोटी क्लास से सिखाई जाती हैं कि तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, लेकिन ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो अब इसमें सारी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। तनु विलयन मतलब, तनु से मतलब है फीका, जिसमें पानी ज़्यादा हो, जिसमें विलायक ज़्यादा हो। विलायक अधिक होता है तो तनु होता है, और अगर विलायक विलेय ज़्यादा होता है, जैसे पानी में हमने ज़्यादा चीनी मिला के विलयन बनाया तो सांद्र विलयन बन गया, और कम विलेय मिलाया, ज़्यादा पानी है उसमें, तो वो तनु है। तो तनु मतलब फीके से है और सांद्र मतलब गाढ़े से है। हमें लेबोरेटरी में तनु विलयन और सांद्र विलयनों का यूज़ करना पड़ता है, तो तनु विलयन और सांद्र विलयन दोनों का बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर संतृप्त विलयन है, जैसे हम किसी विलायक में विलेय मिलाते चले जाएं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद वो घुलना बंद हो जाता है, तो वही संतृप्त विलयन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही नोट करते हैं। तो असंतृप्त क्या होता है, जिसमें और अधिक घुल सकता है विलेय, तो अनसैचुरेटेड में और अधिक घुल सकता है। तो कोई भी चीज़ सैचुरेटेड होने से पहले अनसैचुरेटेड होती है, और अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें और ज़्यादा विलेय हम घोल सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन अति संतृप्त सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन मात्रा के आधार पे हैं कि विलेय उसमें कम है कि ज़्यादा है, तो उससे हम ये प्रकार देखते हैं विलयनों के। और नेक्स्ट जो विलयनों के प्रकार हैं वो भौतिक अवस्था के आधार पर हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, जैसे भौतिक से तात्पर्य है ठोस, द्रव, गैस से है, तो विलेय और जो दिखने में जो विलयन की अवस्था दिखती है हमें, भौतिक अवस्था, जैसे गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन, तो इस तरह के विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर होते हैं। तो जैसे गैस प्लस गैस, दो गैसें हमने मिक्स कर दिया एक बर्तन के अंदर, तो वो भी एक विलयन है, गैसीय विलयन है, क्योंकि दोनों को मिलाने के बाद भी क्या बनेगा, गैस ही तो बनेगी। यानी उसमें दोनों गैस रिएक्शन नहीं कर रही हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों के अणु विद्यमान हैं, तो वो एक गैसीय विलयन है। और द्रव विलयन क्या होता है, जैसे हमने चीनी को भी पानी में घोला था या नमक को पानी में, तो उसकी जो अंतिम जो भौतिक अवस्था है बनने के बाद वो द्रव है। और ठोस विलयन क्या है, किसी भी पदार्थ को ठोस के साथ पिघलाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, तो
अगर ठंडा करने के बाद फिर से वो सॉलिड हो जाता है, जैसे पीतल है और कांसा है, जर्मन सिल्वर है, ये सब मिश्र धातुएं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी दिखता कैसा है उसके आधार पर ये 3 प्रकार के विलयन हो गए। और अब इस सॉल्यूशन चैप्टर में अभी हम देखते हैं कि ठीक है, बारी बारी से पहले देखते हैं कि ये जो हमने सभी तरह के विलयन देखे थे उनके कितने प्रकार होते हैं, यानी जो गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन वो होता है जिसमें विलायक गैस है। तो विलायक गैस मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा है, विलायक हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है। और विलेय गैस, द्रव, ठोस में से कुछ भी हो सकता है। तो गैस और गैस का जो कम्बिनेसन है वो वायु है, यानी 78% नाइट्रोजन में 21% ऑक्सीजन है। तो और अगर गैस में हम द्रव को घोल दें, जैसे वायु में जलवाष्प, हवा में जैसे नमी घुली रहती है H2O के वेपर्स, तो वो भी गैस है। तो और फिर जैसे ठोस गैस में घुला हो, जैसे धुएं में जो पार्टिकल होते हैं वो ठोस के होते हैं, तो वो भी एक गैस विलयन है। फिर नेक्स्ट है द्रव विलयन। तो द्रव में विलायक क्या होगा? द्रव होगा। द्रव में हम कुछ भी घोल सकते हैं, विलय कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक चूँकि ज़्यादा मात्रा में है इसलिए अल्टीमेटली उसकी जो प्रॉपर्टी होगी फाइनल विलयन में, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुली रहती है, तो ये भी जो है एक द्रव विलयन है। जैसे एल्कोहल मिलाते हैं जल में, वो भी एक, तो एल्कोहल भी द्रव है, जल भी द्रव है। और द्रव में और ठोस से नमक को जल में मिलाते हैं, तो नमक का जलीय विलयन वो भी जो है एक द्रव विलयन है। तो ये एग्जाम्पल है। और अगर विलायक ठोस होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में अगर ठोस होता है, तो ठोस में अगर इतनी सारी चीज़ें हम मिलाते हैं बारी बारी से कुछ पदार्थ और उनके हम विलयन प्राप्त करते हैं, तो ठोस के साथ किसी चीज़ को मिलाने के लिए पहले उसको पिघला के तभी मिलाना पड़ेगा, अन्यथा ऐसे तो मिलेगा नहीं। तो जैसे प्लेटिनम के चूर्ण पर H2 यानी प्लेटिनम में H2 अवशोषित होती है, तो यहाँ पर ठोस विलयन है। जैसे ठोस मरकरी द्रव होता है, और मरकरी द्रव को जब हम सोडियम में मिलाते हैं, यानी सोडियम क्या है? ठोस है, एमलगम है, तो वो भी जो है एक ठोस विलयन है। फिर नेक्स्ट है ठोस को ठोस में, जैसे कॉपर और जिंक दोनों को हमने मिक्स कर दिया, मेल्ट करके, फिर उसके बाद ठंडा किया तो पीतल बन गया। तो इस तरह से ठोस विलयन बन जाता है। तो ये 9 प्रकार के जो विलयन हैं ये हमने देखे। और फिर इस चैप्टर का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें समझना है सबसे पहले द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत % W/W से लिखते हैं हम। W मतलब वेट का W लिया गया है, वेट बाई वेट। तो इसमें 100 ग्राम, किसी 100 ग्राम विलयन में कितना विलय उपस्थित है, जब इस रेट से हम उसको जज करते हैं तो वो द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए अगर हम विलेय की मात्रा को न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी ऊपर लिखते हैं बटे के, विलेय की मात्रा ग्राम में, यानी वेट है, और विलयन की मात्रा, विलायक की जगह विलयन होना चाहिए। तो विलयन की मात्रा ग्राम में अगर है तो W/W है इंटू 100। तो इस तरह से ये % W/W निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 78% W/W H2SO4 कोई विलयन दिया हुआ है, यानी किसी बॉटल पे ये लेवल लगा हुआ है कि 78% W/W H2SO4। तो इस सांद्रता का क्या तात्पर्य है? और मान लो उस बॉटल में H2SO4 है कितना? 100 ग्राम है। तो जैसे ये बॉटल में 100 ग्राम H2SO4 है, लेकिन उसके ऊपर लेवल लगा है 78% W/W, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 78% मतलब 100 में 78 क्या है? विलेय है। तो 78 ग्राम क्या है? विलेय है, यानी H2SO4 है। और विलायक कितना है? 22 ग्राम है। दोनों मिला के कितना है? 100 ग्राम है। तो टोटल जो विलयन है वो 100 ग्राम है, कुल विलयन 100 ग्राम है।
तो ये जो है जब हम इस प्रकार से लिखते हैं %W/W, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि वो द्रव्यमान प्रतिशत है। और इसको निकालने के लिए हम जो जितना भी विलयन की मात्रा होती है उसको नीचे बटे में लिख के ऊपर विलेय की मात्रा लिख के और इंटू 100 कर देते हैं, तो द्रव्यमान प्रतिशत आ जाता है। तो ये पहला जो द्रव्यमान प्रतिशत है %W/W, ये मैं समझता हूँ कि अब समझ गए होंगे आप। तो सेकंड इसमें क्या है, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बिल्कुल वैसे ही है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत है, बस इसमें हम 100 मिली विलयन में ये देखते हैं कि कितने मिली विलेय है। तो 100 मिली विलयन, मिली आयतन, किसी विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय की मिली मात्रा को, तो इसको मिली मात्रा कर देते हैं। मिली मात्रा को विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, तो आयतन प्रतिशत कहते हैं। और आयतन प्रतिशत का सूत्र भी वही होगा, विलेय की मात्रा, बस हम विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा को मिली में लिखेंगे, जिसको कि हम आयतन भी लिख सकते हैं, और विलयन की मात्रा भी मिली में लिखेंगे। तो यहाँ मात्रा से तात्पर्य आयतन से है, तो यहाँ आयतन ही लिख देते हैं, बेटर होगा। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन दोनों एक ही यूनिट में होना चाहिए, और इस प्रकार आयतन प्रतिशत निकल आएगा। तो आयतन प्रतिशत निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। और एग्जाम्पल देखते हैं एक, जैसे कहीं किसी बॉटल पे लेबल लगा हुआ है 30% V/V एथेनॉल, तो इसका क्या तात्पर्य है। मान लिया बॉटल में ये तो सांद्रता, इतनी सांद्रता है, ये लेबल लगा हुआ है, लेकिन इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यही है कि यदि वो विलयन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी सांद्रता तो 30% V/V है, ये एथेनॉल है C2H5OH, लेकिन ये 100 मिली है टोटल। तो 100 मिली का मतलब उसमें से 30 मिली एथेनॉल है, और 70 मिली क्या है, सॉरी विलायक कितना है, 70 मिली है, और टोटल विलयन कितना है, 100 मिली है। तो विलेय 30 मिली है, विलायक 70 मिली है, और टोटल जो है कितना बना, 100 मिली बना। तो ये तात्पर्य है इसका कि आयतन प्रतिशत से। तो आयतन प्रतिशत में टोटल 100 मिली में कितने मिली विलेय है, कितने मिली विलायक है, यानी दोनों को अगर वो 100 मिली है तो 100 में से जितने मिली विलेय है उसी को हम उसका आयतन प्रतिशत कहेंगे। थर्ड है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इसको हम W/V कहेंगे। तो वेट बाई वॉल्यूम है ये, यानी W/V, V फॉर वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम है, इसमें 100 मिली आयतन, विलयन के 100 मिली आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा ज्ञात करते हैं, तो वही जो है विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलयन का आयतन मिली में इंटू 100। तो इसी सूत्र से आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 38% W/V Na2CO3 विलयन है। तो 38% W/V का मतलब क्या हुआ, अर्थात यदि विलयन 100 मिली है, मान लिया किसी बॉटल में 100 मिली ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो 38% W/V की सांद्रता उस पर लिखी हुई है, और उसका आयतन 100 ml है। तो इसका मतलब इसमें से कितना Na2CO3 है, 38 ग्राम है, क्योंकि वेट बाई वॉल्यूम है ना। तो विलेय कितना है, 38 ग्राम है, और वॉल्यूम 100 मिली पूरे विलयन का आयतन है। तो इसमें जो विलयन है वो 100 मिली है, मतलब विलायक भी 100 मिली है, इसलिए क्योंकि जब हम विलेय को घोलते हैं विलायक में तो वो उसमें उसके आयतन में वृद्धि नहीं करता है, वो अंतराणुक स्पेसेस में चला जाता है। तो ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है W/V, जिसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये तीनों ही जो परसेंट में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं, ये तीनों ही आसान हैं। और नेक्स्ट है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या तीव्रता या शक्ति, स्ट्रेंथ भी कहते हैं इसे। तो ग्राम प्रति लीटर, जैसे कि नाम से एकदम स्पष्ट हो रहा है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम मात्रा का मतलब है कि
जैसे 1 लीटर पानी में हमने 10 ग्राम चीनी घोल दिया है, वो उस तरह से घुला हुआ है, सॉल्यूशन बना हुआ है, तो 1 लीटर में कितने ग्राम घुला है विलेय, वही उसकी शक्ति है। तो स्ट्रेंथ में विलेय की मात्रा ग्राम में हम बटे के ऊपर लिखते हैं और विलेन की का आयतन नीचे बटे में लिखते हैं, और ये लीटर में है तो इसमें नहीं, इसमें 100 से इंटू नहीं करेंगे। तो ये स्ट्रेंथ ऐसे निकलती है, यानी विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेन का आयतन, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर। तो नाम से ही क्लियर है, ये शक्ति है, ये शक्ति है। और इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर एक्सप्रेस करेंगे तो इस मेथड का भी हमें यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल जैसे 40 ग्राम प्रति लीटर NaOH है, ये 40 ग्राम प्रति लीटर दिया हुआ है और ये सॉल्यूशन मान लो 100 मिली है, रेट लिखा हुआ है 40 ग्राम प्रति लीटर, तो इसका मतलब 1 लीटर में 40 ग्राम है तो 100 मिली। तो विलेय अगर ये 100 ही मिली सॉल्यूशन है तो रेट तो लिखा हुआ है, यानी जो उसकी सांद्रता है वो 40 ग्राम प्रति लीटर है, मतलब 1000 मिली में 40 ग्राम है, तो 100 मिली में कितना होगी, ये होगी 4 ग्राम। तो 4 ग्राम विलेय कितना है, 4 ग्राम है। और विलायक कितना है, विलायक तो 100 मिली होगा, क्योंकि तो इस तरीके से ग्राम प्रति लीटर से सांद्रता से यही तात्पर्य है कि 1 लीटर विलेन में कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, उस रेट से हम उसकी सांद्रता एक्सप्रेस करते हैं। बाकी विलेन हो चाहे जितना, चाहे 100 मिली हो चाहे 50 मिली हो, लेकिन हम रेट जो एक्सप्रेस करते हैं, जो सांद्रता एक्सप्रेस करते हैं, वो लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, भले हमारे पास विलेन कम या ज़्यादा हो। नेक्स्ट विधि है मोलरता। तो मोलरता क्या है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित पदार्थ के, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की मोलरता कहते हैं। तो मोलों की संख्या बटे में ऊपर लिखते हैं और विलेन का आयतन नीचे, विलेन का आयतन होना चाहिए, विलेन का आयतन लीटर में लिखेंगे। तो वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम V से लिखेंगे। और विलेय के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार है, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए किसी पदार्थ के, विलेय पदार्थ के भार को अणुभार से भाग देते हैं तो उसमें कितने मोल है पता चल जाता है, W/m। और अगर वॉल्यूम को हम मिली में व्यक्त करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में मिली में दिया रहता है, तो V को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र हो गया, m = W × 1000/m × V। इसमें वॉल्यूम मिली में है। तो यहाँ पर W क्या है, विलेय की ग्राम मात्रा है, और M क्या है, विलेय का अणुभार है। अणुभार मतलब अगर सूत्र पता है तो प्रत्येक परमाणु का भार रख के हम उसको निकाल सकते हैं। और वॉल्यूम क्या है, V क्या है, कैपिटल V, ये विलेय, ये जो है ये विलेन का आयतन है मिली में। तो यहाँ पर ये मोलरता को हमने बताया कि मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता के लिए ये सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है नॉर्मलता। तो नेक्स्ट सांद्रता व्यक्त करने की जो विधि है वो है नॉर्मलता। और नॉर्मलता में हम एक लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी बटे में ऊपर जो मोलों की संख्या लिखी हुई है वहाँ पर हम लिखेंगे विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखेंगे। और विलेन का आयतन नीचे रहेगा, ये विलेय लिख गया है, इसको विलेन समझना, नीचे जो बटे में लिखा हुआ है। और विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, भार बटे तुल्यांकी भार से। भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार क्या होता है अभी बात करते हैं तुल्यांकी भार की।
तो बिल्कुल सब कुछ वैसे है, बस भार बटे तुल्यांकी भार है इस नॉर्मलता में, वहाँ पे भार बटे अणुभार था। तो सूत्र भी वैसे ही है, यानी कैपिटल N इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। तो E क्या है, अणुभार बटे संयोजकता है, यानी संयोजकता यानी N फैक्टर है। तो यहाँ जो है अणुभार बटे N फैक्टर से हम तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। और अणुभार जैसे Na2CO3 की बात करें अगर, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23 रख के, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 रख के अणुभार निकाल लेंगे। और Na2CO3 का N फैक्टर 2 होता है, क्योंकि Na2CO3 में सोडियम पर टोटल चार्ज कितना होता है 2+, और कार्बोनेट पे टोटल चार्ज कितना होता है 2-। तो टोटल या तो प्लस चार्ज ले लो या तो माइनस चार्ज ले लो, वही यहाँ पर N फैक्टर है। तो यहाँ पर वही इसकी संयोजकता है, तो ये 106/2 करेंगे तो 53, ये इसका तुल्यांकी भार आया, जिसको हम सूत्र में रख देंगे। तो नॉर्मलता का सूत्र W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V, इस सूत्र से हम नॉर्मलता निकाल सकते हैं। अब कई सारे इसमें पदार्थ देखते हैं, जैसे H2SO4, HCl, HNO3। तो H2SO4 में सल्फेट पे क्या चार्ज होता है 2- होता है, तो वही उसका N फैक्टर है। HCl पे 1- होता है, NO3 पे 1- होता है, Ca पर 2+ होता है। यानी टोटल प्लस चार्ज ले लो या टोटल माइनस चार्ज ले लो, तो वही उसका N फैक्टर है। MgCO3 में Mg पर 2+ होता है, CO3 पर 2- होता है, तो यहाँ पर 2 है। तो उससे N फैक्टर से अणुभार को N फैक्टर से डिवाइड करने पर तुल्यांकी भार E आएगा। और E को इस सूत्र में रख के हम, जैसे यहाँ पर हम M किसका निकाल रहे हैं, CaOH होल ट्वाइस का निकाल रहे हैं, तो ये इस तरीके से निकालेंगे इसे। और यहाँ पर अब नॉर्मलता के बाद अब नेक्स्ट जो बचता है वो है मोललता। तो मोललता भी मोलरता के जैसे ही है, बस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में नहीं बल्कि 1 किलोग्राम विलायक में। तो 1 किग्रा विलायक होना चाहिए, 1 लीटर लिखा हुआ है, इसको किग्रा करना पड़ेगा। नॉर्मलता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे ये विलयन 1 किग्रा, और नीचे यहाँ विलायक का आयतन, विलायक का भार, वेट या द्रव्यमान किग्रा में। तो 1 किग्रा में अगर सॉल्यूशन 1 किलोग्राम है तो उसमें कितने मोल हैं सोल्यूट के, ये जो है मोललता है। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या N भी लिख सकते हैं, उसकी जगह हम W/M लिखेंगे। कैपिटल W ये विलायक का भार है, लेकिन अगर उसे ग्राम में व्यक्त करना चाहें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मोललता बराबर हो गया ये सूत्र, जिसमें से W अब जो है ये ग्राम में है, क्योंकि पहले जो W कैपिटल लिखा था वहाँ पे ब्रैकेट में मैंने किलोग्राम लिखा था। तो सूत्र कौन सा प्रयोग कर रहे हैं ये ध्यान देना है कि उसमें हमें उसको उसी प्रॉपर यूनिट में रखना है। तो ये मोललता भी आपने देख लिया, और ये मोलरता और मोललता इनके सूत्रों को ज़रा कंपेयर करते हैं। तो ये सारे सूत्र बगल बगल नीचे नीचे को लिख रहे हैं हम, इसमें देखिए क्या समानता है। सारे सूत्र लगभग मिलजुल रहे हैं, बस इसमें मोलरता में वॉल्यूम है, विलयन का आयतन है मिली में, और मोललता में यहाँ ये ग्राम में जो है विलायक की मात्रा है, और यहाँ पर नॉर्मलता में भी मिली में आयतन है। क्योंकि 1000 से हमने डिवाइड कर दिया है सब में, इसलिए वो, तो ये तीनों सूत्र जो है याद रखने हैं, क्योंकि सवाल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। अब मोलरता को फिर से हम लिख रहे हैं W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। नॉर्मलता को फिर से लिख रहे हैं
W इंटू 1000 अपॉन कैपिटल E इंटू V। तो E की जगह हम क्या लिखेंगे? E की जगह हम अणु भार बटे n फैक्टर लिख देंगे। तो अणु भार यहाँ पर चलो संयोजकता लिख दो, एक ही बात है, इंटू V इंटू 1000। इसको हम जो बटे में संयोजकता है ये फिर ऊपर डिना बटे के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ W इंटू 1000 अपॉन M इंटू V ये बचेगा। लेकिन ये चीज़ मोलरता के सूत्र में है, तो यहाँ पे हम मोलरता लिख देंगे, यानी मोलरता इंटू संयोजकता। तो नार्मलता और मोलरता में यही संबंध होता है। अगर नार्मलता पता है तो मोलरता निकाल सकते हैं, और अगर यहाँ पर n फैक्टर है तो यानी मोलरता को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर नार्मलता ज्ञात हो जाती है। तो न्यूमेरिकल लगाने में की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट है ये हम लोग सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ कई सारी देख चुके हैं, और ये जितने फार्मूले अभी देखे हैं इन सब की ज़रूरत पड़ती है न्यूमेरिकल में, आंकिक प्रश्न हल करने में। तो एक बार फिर से देखते हैं कि मोलरता और मोललता दोनों में क्या संबंध होता है। तो मोलरता बटे मोललता बराबर विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो ये सूत्र हम यूज़ करके, इस सूत्र का यूज़ करके हम, अगर ये सूत्र हमें पता है तो अगर एक चीज़ दी है तो दूसरी चीज़ हमें ज्ञात हो जाएगी। क्योंकि अगर हम उसके जो अभी सूत्र लिखे थे उस पर अगर हम ध्यान दें तो उन दोनों में क्या समानता है। उन W इंटू 1000 अपॉन M ये चीज़ उसमें भी है, ये चीज़ इसमें भी, अंतर केवल V और W में है। तो अगर पहली एक को पहली समीकरण मान लें, एक को दूसरी को पहली को दूसरी से डिवाइड करें, तो M अपॉन मोललता जब करेंगे तो इसमें ये जो आएगा उसमें W ऊपर जाएगा, V ऊपर जाएगा और W नीचे आएगा। उल्टा बोल रहे हैं, W ऊपर जाएगा और V नीचे आएगा। तो ये सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक चीज़ हमें पता है तो दूसरी चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी चीज़ हम जान सकते हैं, उसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। और मोलरता और मोललता में एक और रिलेशन होता है कि मोलरता बटे मोललता बराबर घनत्व माइनस विलेय के मोल। और यानी इस सूत्र का प्रयोग भी हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। अगर ये डायरेक्ट हम मान रखें तो भी आ जाएगा, अणु भार बटे 1000। इस सूत्र के प्रयोग से भी हम आवश्यकता पड़ने पर इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक जो है बर्तन में विलयन है, उसका घनत्व D है, और इसमें विलेय कितना घुला हुआ है, सपोज M मोल है। और तो घनत्व कभी कभी जो है विलयन का घनत्व दिया रहता है, तो हमें जो है उस घनत्व का उपयोग करके सवाल लगाने होते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इस सूत्र में घनत्व आया है, तो घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल जहाँ हो ये सूत्र का प्रयोग करना है। और नेक्स्ट है मोल प्रभाज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अब लास्ट टॉपिक की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बहुत जटिलता नहीं है इसमें, और शायद कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर नहीं है उसके लिए ये वीडियो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, और जिसे आता है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखते रहिए। मोल प्रभाज निकालने के लिए हम इसकी डेफिनीशन लिख रहे हैं। मोल प्रभाज क्या होता है, तो इस डेफिनीशन को पढ़ लीजिए। और मोल प्रभाज निकालना बहुत आसान है। जैसे एक बर्तन है हमारे पास, उसमें हमने n मोल विलायक लिया और स्मॉल n मोल विलेय लिया। तो यहाँ मोल में हम चीज़ें लिख रहे हैं, कितना हमने विलेय मिलाया, कितना विलायक मिलाया। तो अगर हम विलेय
के मोल ऊपर लिखे हैं और नीचे टोटल मोल लिखे हैं, जैसे N प्लस कैपिटल N ये टोटल मोल है विलेय और विलायक के, तो विलेय का मोल प्रभाज आ गया। मोल प्रभाज को कैपिटल X से व्यक्त करते हैं। तो और अगर हम न्यूमरेटर में ऊपर कैपिटल N यानी विलायक के मोल रखें तो विलायक का मोल प्रभाज निकलता है। अब ये दोनों समीकरण हैं, दोनों को अगर हम जोड़ दें यानी X विलेय प्लस X विलायक कर दें तो इसमें ऊपर N प्लस कैपिटल N अपॉन N प्लस कैपिटल N 1 आ जाता है। तो विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब विलेय और विलायक सब मोल में दिए रहते हैं। तो ये भी एक सांद्रता व्यक्त करने की विधि है और इसका भी उपयोग होता है। तो मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज या मोल रेशियो, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगी। और जो ऊपर हम देख चुके हैं अभी तक, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, इनकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। बाकी तो ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, इनकी सब की यूनिट है। मोल प्रभाज की नहीं होगी। और इसमें से जो मोललता है वो सांद्रता व्यक्त करने की ऐसी विधि है जो ताप पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें जो है कहीं भी आयतन नहीं आता है। तो क्योंकि ताप से आयतन प्रभावित होता है किसी भी विलयन का, तो जिस भी सूत्र में आयतन आ गया है सूत्र में, यानी एक तरफ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो वहाँ पर वो सांद्रता टेम्परेचर से प्रभावित होती है। यानी अगर विलयन का ताप बढ़ेगा तो वो जो है सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, जो भी टेम्परेचर अप डाउन होगा। तो नेक्स्ट है लास्ट में पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन में 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन यानी 10 टू पावर 6, एक के आगे 6 जीरो लगाते हैं। तो जब हम कोई चीज़ 100 में नहीं बल्कि जैसे अभी तक 100 में निकाल रहे थे, परसेंट में, सेंट माने 100, यहाँ पे पर मिलियन में निकाल रहे हैं। तो विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100 इंटू 10 टू पावर 6 करेंगे तो ppm में निकलेगा। जब विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे जो पानी हम पीने के लिए उपयोग करते हैं उसमें कभी कभी कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम, जैसे लेड आयन होता है, आर्सेनिक होता है, ये सब कैल्शियम आयन है, ये उपस्थित होते हैं। तो जब बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ उपस्थित होती है किसी विलयन में, तब हम उसको ppm में व्यक्त करते हैं, ताकि जो विलयन की मात्रा है यानी फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स आंकड़ा ना आए। अदरवाइज़ ppm में हम वैसे निकालेंगे नॉर्मल सॉल्यूशन का तो बहुत कॉम्प्लेक्स आंकड़ा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी जो सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं ये समझ आई होंगी और इनका उपयोग आगे न्यूमेरिकल लगाने में करना है। एक और चीज़ देखते हैं, विलयन की मोललता और विलयन के मोल प्रभाज में संबंध। इन सूत्रों का उपयोग न्यूमेरिकल लगाने में होता है। तो ये सूत्र का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। तो सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं। ये कैपिटल N क्या है? नॉर्मलता है। परसेंट W/W में अगर कोई प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है तो उसको ऊपर लिखेंगे, इंटू D घनत्व इंटू 10 अपॉन E, ये जो है तुल्यांकी भार है। तो अगर ये सारी चीज़ें हम रखते हैं तो नॉर्मलता आ जाएगी। और द्रव्यमान प्रतिशत में अगर कोई चीज़ दी है तो उससे नॉर्मलता निकल आएगी, बशर्ते हमें घनत्व पता हो। फिर इसी तरह अगर हमें अणुभार पता है तो हमें मोलरता आ जाएगी। तो ये सूत्र नॉर्मलता और मोलरता के थोड़ा अभी जो पढ़े हैं उनसे डिफरेंट हैं। इसमें जो है द्रव्यमान प्रतिशत का उपयोग है। और अगर मोल प्रभाज और मोललता में क्या संबंध है, तो x हम विलेय यहाँ लिख रहे हैं, यानी विलेय का मोल प्रभाज, और यहाँ पर ये है मोललता बटे 55.5 प्लस मोललता। तो ये प्रायः ऐसे विलयन के लिए है जिसमें जल एक विलायक होता है। तो 1 किग्रा जल मतलब 1000 मिली जल, यानी 1 लीटर जल। और अगर मोलों की संख्या देखें तो भार कितना है? 1000 ग्राम है।
तो 1000 डिवाइडेड बाई अणुभार जल का कितना होता है 18। तो 1000 को 18 से भाग देंगे कितना आएगा 55.5। तो ये 55.5 मोल जल के अणु होते हैं, जल के अणु होते हैं 1 किग्रा जल में, 1 किलोग्राम या 1 लीटर जल में 55.5 मोल होते हैं। तो उससे जो है, तो मैं समझता हूँ आज ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे और ये विलेन चैप्टर को आगे भी पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम आएंगे, तब तक इसे तब तक देखिए रिपीट कर के जब तक कि ये बात समझ ना आ जाए सारी। एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 विलेन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इसमें घनत्व दिया हुआ है। यदि इस विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत भी दिया हुआ है 98% है। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब 98% W/W है। तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को लगाने हैं, लेकिन ये एक सैम्पल न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या दिया है, डेंसिटी दी है 1.84 ग्राम प्रति मिली और परसेंट W/W द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है विलेन का 98%। और तो हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए विलेन का कुछ की मात्रा लेके चलना पड़ेगा, चाहे 100 ग्राम, चाहे 1 किलोग्राम, चाहे 1000 ग्राम ले लें, चाहे 100 ग्राम ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये आंकड़े दिए हुए हैं वो विलेन चाहे हम 100 ग्राम लेके चलें चाहे 1000, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि विलेन 100 ग्राम है, माना 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम मतलब 98% उसमें विलेय है। तो 98% मतलब 100 में कितना है 98। तो 1000 में कितना होगा 980। तो विलायक कितना होगा 20, क्योंकि विलेय और विलायक का द्रव्यमान टोटल कितना होना चाहिए 1000। तो 1000 में विलेय 980 है। तो यहाँ मोलरता का सूत्र लगा देंगे W/1000/m/V, क्योंकि हमें इस सूत्र में मोलरता इस न्यूमेरिकल में मोलरता ज्ञात करनी है। तो अब इसमें W कितना है, अब इसमें एक चीज़ और है, हमें V नहीं पता है, कैपिटल V। तो कैपिटल V नहीं पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। सॉल्यूशन का मास 1000 है और इसका डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 1000 को 1.84 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसे डिवाइड करिए या फिर कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिए। तो इस सूत्र में ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में परसेंट W/W 98% है। इसका मतलब यही हुआ कि 100 ग्राम में 98 ग्राम, 98% मतलब प्रतिशत, यानी परसेंट यानी प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में 98 ग्राम है। तो 1000 में कितना होगा 980। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, 543.48 मिली वॉल्यूम आया। तो W कितना है 980, क्योंकि 980 विलेय है H2SO4 की मात्रा, और इंटू 1000 अपॉन 98 अणुभार है इसका, लेफ़्ट साइड में मैंने कैलकुलेट किया है, और इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे 10,000 डिवाइड बाई 543.48। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18.39। तो ये मोलरता है, इसलिए मोल प्रति लीटर में है। तो आज के टॉपिक सारे ख़त्म होते हैं। एक न्यूमेरिकल मैंने एग्जाम्पल में लिया है, आगे भी आप लगाते रहेंगे।